हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बोहर्स कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, फॉर लार्ज क्वांटम नंबर द क्लासिकल एंड क्वांटम थ्योरी गिव्स द सेम रिजल्ट। तो यहाँ पे क्या कह रखा है, जो हमारा क्वांटम नंबर की वैल्यू जो कि क्या है आपका n, ठीक है, n ही आप यूज़ कर रहे हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जब n की वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में हमारी जो क्लासिकल थ्योरी से जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं और जो हमारे क्वांटम थ्योरी से रिजल्ट्स मिलते हैं वो दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो ठीक है, हम इसका जो है प्रूफ करते हैं। तो हम क्या निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स। हमने हाइड्रोजन एटम की हमने प्रॉब्लम लेनी है। तो हाइड्रोजन एटम में जो हम क्या देखेंगे कि जितनी जो है जिस फ्रिक्वेंसी की जो है लाइट एमिट हो रही है हाइड्रोजन एटम से, वो हम कैलकुलेट करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स से। यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स में आपके कौन से लॉज होते हैं, जो न्यूटोनियम मैकेनिक्स है, जो आपकी पुरानी मैकेनिक्स है, उसके लॉज लगा के, और उसके बाद जो है हम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन हम निकालेंगे क्वांटम मैकेनिक्स से, ठीक है ना, क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज लगा के। तो हम देखेंगे दोनों से हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा। यानी कि दोनों से जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन निकल के आएगी वो दोनों का सेम ही आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स। तो सबसे हमने क्या कंसीडर किया, हमने एक हाइड्रोजन एटम कंसीडर किया। और हमें पता है हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। हमने मान के चला जो प्रोटॉन है दैट इज़ इन्फाइनाइटली हैवी। अब बहुत हैवी होने की वजह से हमने उसको क्या मान लिया, रेस्ट पे है, ये नहीं मूव कर रहा। और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, इसका फाइनाइट मास है, वो क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड जो है रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। सो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास न्यूक्लियस है एंड द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो मान लो जो जिस वेलोसिटी से जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है दैट वेलोसिटी इज गिवन बाय v, एंड जो डिस्टेंस जो है फ्रॉम द न्यूक्लियस यानी कि फ्रॉम प्रोटॉन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय r, ठीक है। तो अब हम टाइम पीरियड, अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसमें जो है टाइम पीरियड लगेगा, ठीक है। सो टाइम पीरियड क्या होगा, दैट इज डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। सो टाइम पीरियड इज बेसिकली कंप्लीट जो है डिस्टेंस कंप्लीट यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सो यानी कि 2πr बाय में v, क्लियर है। उसके बाद हमने निकाल ली फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो वो क्या हो जाएगा, v बाय में 2πr। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने जो है हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन ने कितना टाइम लिया है एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए, तो वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम वेलोसिटी। सो डिस्टेंस इज बेसिकली 2πr, दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एंड v इज द वेलोसिटी, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन इज रेसिप्रोकल ऑफ 1/t। उसके बाद यहाँ पे देखो, हमें पता है कि जो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या होगा, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगी ताकि क्या कर सके, वो टेंजेंशियल फोर्स जो इसकी डायरेक्शन बार बार क्या कर सके, चेंज कर सके। तो हमें पता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, अकॉर्डिंग टू Bohr's postulate, centripetal force is provided by the force of attraction between the revolving electron and प्रोटॉन, ठीक है, लेइंग इन द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे क्या कह रखा है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की, दैट विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है यहाँ पे, ई इंटू ई, यानी कि ई स्क्वायर, इसका भी चार्ज हमारे पास ई है। तो हमें पता है जो कूलम्स फोर्स होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सो ई स्क्वायर बाय में 4πε0 स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ये जो है प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, सो दैट इज गिवन बाय एम वी स्क्वायर बाय में आर। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये इक्वेशन आपकी 1 है, ठीक है, ये वाली। तो हमारे पास एम वी स्क्वायर बाय में आर जो है हमारे पास क्या निकल के आया, ई स्क्वायर बाय में 4πε0 आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या करोगे, v की वैल्यू जो है वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लोगे। तो वी स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, ई स्क्वायर, ये आर से कार कैंसिल, ई स्क्वायर 4πε0 एम आर, यही आ जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ई स्क्वायर 4πε0 एम आर। उसके बाद हमने मान के चला जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दैट इज कंसीडर ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हैज एंगुलर मोमेंटम एच कट। तो यहाँ पे क्या कह रखा है कि वही इलेक्ट्रॉन जो आपको पता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स जो है, तो ये वाली जो कंडीशन है दैट इज़ नॉट नेसेसरी इन क्लासिकल मैकेनिक्स। बट है क्या कंडीशन कि मान लो जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, हम मान के चलते हैं उसकी जो एंगुलर मोमेंटम दैट इज गिवन बाय एच कट, ठीक है ना। सो ठीक है, एम वी आर इज इक्वल टू एन इंटू एच कट, ठीक है। सो एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है एच कट का। सो एल इज बेसिकली योर एम वी आर एन एच बाय में 2π, ठीक है, एच कट इज एच बाय में 2π। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ से v क्या निकल के आया, एन एच बाय में 2π
एम आर, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड होगी। हमने दोबारा से इससे वी स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय में 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है एंड इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 2 इज गिवन बाय दिस ई स्क्वायर बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर, और यहाँ से भी तो दोनों क्या है, दैट इज वेलोसिटी, तो दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो ई स्क्वायर बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय में 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एम स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या कैंसिल हो जाएगा, एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, एक पाई रह जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से हमारे पास जो हम स्मॉल आर कैलकुलेट करेंगे, आर इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय में पाई एम ई स्क्वायर। सो दिस इक्वेशन इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 5। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 5 कह लो। अब हमारे पास मैंने आपको जो है जो सेकेंड इक्वेशन थी और जो थर्ड इक्वेशन है, आपने उसको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, यही थी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर। और आपने क्या करना है, सेकंड को थर्ड से डिवाइड करना है। तो यहाँ से v इज इक्वल टू एन एच बाय में 2 पाई एम आर, तो आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे v बच जाएगा और ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर डिवाइडेड बाय एन एच बाय में 2 पाई एम आर। तो यहाँ से हमारा सब कटने के बाद क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। सो आप करके भी देखा करो। तो सेकंड इक्वेशन थी ई स्क्वायर बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर, और यहाँ पे थर्ड इक्वेशन थी एन एच बाय में 2 पाई एम आर। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यानी कि वी स्क्वायर बाय में वी करोगे आप, तो बेसिकली वी ही बचेगा। तो ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर डिवाइड करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा 2 पाई एम आर बाय में एन एच। सो 2 पाई से 4, 2 पाई से 2 पाई यहाँ पे कैंसिल करोगे, एम आर से एम आर कट जाएगा, तो ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एन एच, 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच, यही हमारे पास आएगी। तो इक्वेशन नंबर इसको क्या कह लो, इक्वेशन नंबर 6। अब जो हमारी फिफ्थ है और सिक्स्थ है, इसको हमने सब्सटीट्यूट, तो यहाँ से आप क्या करोगे, जो इक्वेशन नंबर 5 है यहाँ से हमने आर निकाल लिया और इक्वेशन नंबर 6 से हमने वी निकाल लिया, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी वो हमारे पास की थी 1 बाय में टी, यानी रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, तो दैट इज वी बाय में 2 पाई आर। तो वी की वैल्यू पुट करोगे ई स्क्वायर बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच बाय में 2 पाई, और आर की वैल्यू पुट करोगे एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमारी फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी दैट इज एम ई 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन क्यूब एच क्यूब। तो ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकल के आई है, ये किसके लिए है, आपकी क्लासिकली है, ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। अब सेम हम जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम जो है हम क्वांटम मैकेनिकली हम निकाल लेंगे। सो बहुत थ्योरी क्या कहती है, जब इलेक्ट्रॉन जो है हायर लेवल से लोअर लेवल में जंप करता है तो वो क्या करता है, अपने वे से फोटोन एमिट करता है। तो वो फोटोन एमिट करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी ये होती है। तो ये आई कहाँ से है, आपको एक बार दोबारा याद दिला दूँ मैं, ये कहाँ से आई है आपके पास, कि मान लो ये हायर स्टेट है ई एन आई एंड दिस इज़ योर लोअर स्टेट ई एन एफ, ठीक है। सो हायर स्टेट की एनर्जी हमें पता है, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होती है, आपको लर्न हो जानी चाहिए, एम ई 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो यहाँ पे इनिशियल है, ऐसे ही जब फाइनल यानी कि लोअर स्टेट में जब जंप करेगा तो एम ई 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन एफ स्क्वायर एच स्क्वायर। सो इन दोनों का डिफरेंस अगर हम कैलकुलेट करें ई एन आई माइनस में ई एन एफ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आपके पास, सॉरी ई एन एफ माइनस ई एन आई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एम ई 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर कॉमन, 1 बाय में एन एफ स्क्वायर माइनस 1 बाय में एन आई स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। और ये जो डिफरेंस इन एनर्जी है दैट इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और वो रेडिएशन है जिसकी हमारे पास रेडिएशन होगी, वो क्या होगी, उसकी फोटोन हो जो निकलेगा उसकी हमारे पास एनर्जी क्या होगी, दैट इज एच न्यू, ठीक है ना। सो ये जो है हमारे पास किसके इक्वल आएगा, आपका एच न्यू के इक्वल आएगा। बाकी सारी टर्म एज इट इज 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, 1 बाय में एन एफ स्क्वायर माइनस 1 बाय में एन आई स्क्वायर। तो यहाँ से न्यू क्या निकल जाएगा, एम ई 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब 1 बाय में एन एफ स्क्वायर माइनस 1 बाय में एन आई स्क्वायर। तो एन एफ क्या बता रहा है आपको, जो इनिशियल लोअर लेवल है, और एन आई की वैल्यू आप बढ़ सकती है, एन आई की वैल्यू क्या होगी, एक अपर लेवल है तो यानी कि एन प्लस में 1, ठीक है। सो एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, सो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो एम ई 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब, तो हमने एन एफ की जगह तो एन रख दिया और एन आई की जगह एन प्लस में 1, क्योंकि जो लोअर लेवल है वो तो कम ही होगा और अपर लेवल क्या होगा, इससे एक ज़्यादा होगा, यानी कि एन आई जो होगा वो एक ज़्यादा होगा, ठीक है ना।
अगर ये n है तो नेक्स्ट अपर लेवल क्या होगा, n+1 होगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज़ आपको। तो ये आप सब्सटीट्यूट कर दोगे तो me4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब। तो यहाँ से हमारा जो एलसीएम आएगा n+1 का होल स्क्वायर n स्क्वायर आएगा। सो n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, सो 2n+1 बाय में n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जब n हमारा बहुत ज़्यादा है 1 से, सो उस इन दैट केस 2n+1 जो है बेसिकली किसके इक्वल होगा, 2n के इक्वल मान लेते हैं कि ये बहुत ज़्यादा है, n बहुत बड़ा हमने 1 से लिया है, तो ये 2n के इक्वल है। और जो n+1 का होल स्क्वायर है ये किसके इक्वल मान लेते हैं, नियरली n स्क्वायर के इक्वल है, क्योंकि n बहुत बड़ा है तो 1 जो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारी फ्रिक्वेंसी क्या निकल के आएगी, me4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब 2n बाय में n स्क्वायर यानी कि n4, और फिर से निकालेंगे तो me4 बाय में 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n क्यूब h क्यूब। तो हमने देखा कि दोनों से जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे थे दैट इज़ बेसिकली सेम। तो यानी कि जो क्वांटम मैकेनिक्स लगाओ या फिजिक्स लगाओ, क्वांटम या क्लासिकल फिजिक्स लगाओ, दोनों से हमें सेम रिजल्ट्स मिल रहे हैं। So orbital frequency and the frequency of emitted radiations are same provided if quantum number is very large. Of course जब हमारा quantum number यानी कि n की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा होगी, लार्ज होगी, इन दैट केस हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी ऑर्बिटल फ्रिक्वेंसी है और जो फ्रिक्वेंसी बाहर निकल रही है, यानी कि ऑर्बिटल फ्रिक्वेंसी का मतलब यहाँ पे ये है बच्चे, जो इलेक्ट्रॉन है इसकी क्या होगी, कुछ ना कुछ ऑर्बिटल फ्रिक्वेंसी होगी कि रिवॉल्व कर रहा है, कुछ फ्रिक्वेंसी होगी इसकी, और जो रेडिएशंस जो बाहर निकल रही है वो भी कुछ फ्रिक्वेंसी होगी। ठीक है ना, तो दोनों की ऑर्बिटल फ्रिक्वेंसी और जो फ्रिक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशंस जो है वो दोनों क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। ठीक है, व्हेन n इज वेरी लार्ज, मतलब जो हाइड्रोजन एटम अपने में से जो फ्रिक्वेंसी निकाल रहा है वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और जो ऑर्बिटल फ्रिक्वेंसी आपकी इलेक्ट्रॉन की। उसके बाद देखो एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है कि दिस कॉरस्पॉन्ड टू रेजिंग एनर्जी लेवल ऑफ एन एक्साइटेड एटम टू हायर एनर्जी स्टेट। तो यहाँ पे क्या कह रखा है, अगर हम क्या करें कि हम जो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास कि हमें जो है अनएक्साइटेड एटम, मतलब कोई भी एटम है उसको, अनएक्साइटेड एटम को अगर हम क्या करें हाई एनर्जी स्टेट के अंदर जो है उसे लेके जाए, तो जो एनर्जी होती है एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है, कहलाती है। तो मतलब यही कह रहा है कि कोई अनएक्साइटेड एटम है उसका एनर्जी लेवल को अगर आप इंक्रीज़ कर दो, ठीक है ना, हायर एनर्जी स्टेट पे ले जाओ, तो वो आपकी एक्साइटेशन एनर्जी होगी। यानी कि सिंपली एटम जो है जंप करे अगर लोअर स्टेट से किसी भी अपर स्टेट में, ठीक है ना, ग्राउंड स्टेट से अब वो अपर स्टेट में जंप करे, तो वो जो एनर्जी होती है दैट इज़ एक्साइटेशन एनर्जी। सो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज़ -13.6 बाय में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये जो 1 है दैट इज़ योर ग्राउंड स्टेट एनर्जी 13.62, ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी 4, आप पुट करोगे 3.4, तो इस तरह से हमारे पास आ रही है। सो अगर एनर्जी जो है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अगर मुझे निकालनी है तो वो कौन सी होगी, E2 माइनस E1। ये ग्राउंड स्टेट में से आप क्या कर दोगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट निकालनी है तो E2 माइनस E1 कर दोगे, तो ये जो है हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, E3 माइनस E2। यानी कि कहने का मतलब ये है हमारे पास, ये कोई अनएक्साइटेड एटम है, मान लो उसकी एनर्जी स्टेट E1 है, ठीक है, उसको हमने एक्साइट कर दिया, ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट है E1। यहाँ पे हाइड्रोजन के केस में ये कितना है, -13.6। ऐसे E2 क्या निकल आएगा, -13.6 बाय में 2 का स्क्वायर करोगे तो -3.4, ऐसे E3। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होती है कि जब एटम जो है अपनी जो है अपर लेवल से यानी कि E2 से अगर E1 में जंप करेगा, ठीक है, तो वो आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बन जाएगी। यानी कि ग्राउंड स्टेट अपर लेवल से फर्स्ट लेवल से जो है ग्राउंड स्टेट में जंप करेगा तो दैट इज़ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फिर सेकंड लेवल से यानी कि E3 लेवल से E1 में जंप करेगा तो दैट इज़ सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो आप ये भी कह सकते हो कि इतनी एनर्जी चाहिए उसको डी एक्साइट होने के लिए, ठीक है, और आयनाइज होने के लिए कि E इन्फिनिटी से E1 में आने के लिए। यानी आयनाइजेशन कब होता है कि जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉकआउट हो जाए, ठीक है ना, तो वो मतलब उस केस में जो हमारे पास ई एनर्जी होगी दैट इनफाइनाइट, ठीक है ना, इन ई इन्फिनिटी से -E1 हम करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी योर्स। बच्चे इसको थोड़ा सा ना ठीक करके चल लेना,
कि बेसिक है 0 माइनस माइनस 13.6 दैट इज प्लस 13.6, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कंफ्यूज मत होना किस तरह से लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, अगर हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव ही करना है तो इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। अगर इतनी एनर्जी हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन जो है हमारा नॉकआउट हो जाएगा। सो ये जो है हमारे पास देखा हमने कि डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है हमें चाहिए होती है किसी भी एटम को एक्साइट करने के लिए। जैसे अगर मुझे फर्स्ट लेवल पे एक्साइट करना है तो मुझे इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, सेकंड पे एक्साइट करना है तो मुझे इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। सो डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए होती है एक्साइट करने के लिए वेरियस एनर्जी लेवल के अंदर। तो ये कैसा है, क्वांटाइज्ड है, ठीक है, कि सारी क्या है वैल्यूज कैसी क्वांटाइज्ड है, यानी कि डिस्क्रीट है। और इस करके जो है फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट आया था, उन्होंने जो है क्या किया था कि इन्हीं एनर्जी स्टेट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, ठीक है ना। तो तो एक्सटेट कैसे एक्सप्लेन किया था, तो उन्होंने माना फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो है आपको आज ही देखनी है इसकी वीडियो भी। तो इसकी वीडियो जो है आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगी, ठीक है।